नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए बनाया है जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। मैं इसमें आपको जानकारी दूंगा होम आइसोलेशन के बारे में कि अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का विशेष सावधानी रखना है। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं या आपका कोई परिचित होम आइसोलेशन में रह रहा है तो उसको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं होम आइसोलेशन क्या है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, होम आइसोलेशन का पर्पज़ क्या है? होम आइसोलेशन यानी कि आपके घर में कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनको अपने घर में ही पृथक कर देना, औरों से अलग कर देना, एक आइसोलेट कर देना, अलग रूम में उनको एंट्री दे देना। तो इसका जो पहला जो गाइडलाइन है सरकार के हिसाब से होम आइसोलेशन का नियम ये पिछले साल 26 जुलाई में आया था 2020 में। उसमें जब इतने केसेस नहीं थे तो सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक केसेस को, चूँकि लोड बढ़ रहा था, मरीजों का लोड भी बढ़ता जा रहा था और हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम हो रही थी, इससे मेन पावर पर थोड़ा सा लोड बढ़ रहा था, तो सरकार ने कुछ नियम बनाए। उस नियम के तहत होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी। तो इसमें दोस्तों, जो होम आइसोलेशन में जो मरीज़ है, कोविड पॉजिटिव मरीज़ है, उसका सबसे पहले लक्षण विहीन होना ज़रूरी है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कोई भी सिम्टम्स ना हो। दूसरी जो दोस्तों ज़रूरत है वो है मरीज़ को अलग कमरा होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट कमरा होना चाहिए, उसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड होने चाहिए। और दोस्तों, मरीज़ की उम्र लगभग मरीज़ यंग एज का हो, वो 60 से कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और चौथी चीज़ ये है कि मरीज़ को कोमॉर्बिड यानी कि कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी स्थिति ना हो, तो ये मरीज़ होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जब आप होम आइसोलेशन में आ गए हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों, सबसे पहला ये है कि आपका कमरे के आसपास छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग या इस तरह के लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, बार बार बीमार पड़ते हैं या किसी और बीमारी का इलाज ले रहे हैं, खासकर शुगर, डायबिटीज़ और अस्थमेटिक लोग, ऐसे लोग आपके कमरे के आसपास ना रहें। और जो आपका केयर टेकर हो, जो आपका ध्यान रखने वाला व्यक्ति, जो आपको खाना पीना इत्यादि देने की जिम्मेदारी जो लेगा, उसका भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है, हेल्दी होना भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको होम आइसोलेशन में कैसे रहना है। मैं उस पर ऑलरेडी एक होम आइसोलेशन की वीडियो बना चुका हूँ, बेल आइकन पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जब आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो आपको सबसे पहले होम आइसोलेशन में रहते हुए अपने कमरे के अंदर आपको ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रिपल लेयर मास्क जो होते हैं, ये ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं दोस्तों, आप इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप मास्क को उतारें या छुएं, अपने हाथों को, अपनी उंगलियों के टिप्स को सैनिटाइज अवश्य करें, क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर आप वो मास्क पर हाथ लगाएंगे तो आपका मास्क कंटामिनेशन होगा और जब ये मास्क बाहर जाएगा तो दूसरों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मास्क को उतारते पहनते समय आपको इस सावधानी का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मास्क जब भी आपका गंदा हो जाए, यानी कि वेट हो जाए, थोड़ा गीला महसूस हो या गंदा हो जाए, तो मास्क को आप तुरंत बदल लें। और मास्क यानी कि आपका कोई नेज़ल सिक्रेशन नहीं है, नाक से पानी, जुकाम जैसी स्थिति नहीं है, तो आप मास्क को 8 घंटे के बाद चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा होम आइसोलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस बना रहे, आप डिहाइड्रेट ना हो। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तरल की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। और डिहाइड्रेशन होने पर क्या होता है कि इम्यूनिटी भी डाउन आ जाती है और 10 तरह की प्रॉब्लम्स भी सामने क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करना है। दलिया, खिचड़ी, अगर आपको खांसी नहीं है तो आप खिचड़ी ले सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए। आप
इलेक्ट्रोलाइट का पानी घोल पी सकते हैं। तो ये ज़रूरी है इस चीज़ का कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जब भी आप जो आपके बेड हैं, टेबल्स हैं और इस तरह का, या आपका भोजन की थाली है या आपका जो मास्क है, ये 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से हमेशा डेली 3-4 घंटे पर या दिन में 2 बार इनकी सरफेस को सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइंफेक्शन करना इनका अति आवश्यक है, ताकि इन्फेक्शन आपके कमरे से बाहर ना जाए। तो ये कुछ विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपका जो स्वास्थ्य है उसकी केयर आप कैसे रखें दोस्तों। चूँकि आप होम आइसोलेशन में हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, आपको अपना खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक फॉर्मेट ये मैंने बनाया है, ताकि आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से चार्ट बना लीजिए, या जो मैथ की जो कॉपी होती है उसमें ऑलरेडी बना रहता है। तो इसमें आपको दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, आपका जो होम आइसोलेशन पीरियड होता है वो 10 डेज़ का होता है। जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो होम आइसोलेशन 10 डेज़ के लिए होते हैं। तो 10 दिन के लिए आपको इस तरह से जो कॉलम है 10 डेज, जैसे कि आप डेज काउंटिंग 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक आपको कर लेना है एक कॉलम में। अगले कॉलम में दोस्तों डेट डालनी है, कौन सी तारीख है। फिर आपको इस तरह से सुबह शाम का टेम्परेचर, SpO2 लेवल, पल्स रेट इत्यादि के लिए दोस्तों इस तरह से एक चार्ट बना लेना है। आपको मैं दिखाऊं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग होती रहे। और आप जब भी अगर कोई फ़ोन आता है कंट्रोल रूम से, तो आप उस चीज़ को तुरंत बता दें कि हमारा टेम्परेचर इतना आया था और हमारा SpO2 लेवल इतना है। तो इसमें दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरा कॉलम बनाया है। तो सबसे पहले आप पहले कॉलम में टेम्परेचर, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से एक कॉलम बनाना है सिम्टम्स का। उसमें आप जैसे देख रहे हैं कि ये मॉर्निंग और इवनिंग। अगला जो आपको नेक्स्ट जो बनाना है SpO2, यानी कि शरीर में सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, मॉर्निंग, इवनिंग। आपका अगर BP मशीन है तो BP अगर हो सकता है आपका BP ज़्यादा हो, BP ज़्यादा होने लगे तो उस समय BP का भी आप कॉलम बना सकते हैं। पल्स रेट का भी जो SpO2 यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उसमें पल्स भी वो काउंट बताता है। तो पल्स भी आप अपना मॉनिटर करते रहिए कि पल्स कितना है। और दोस्तों खांसी, अगर आपको सिम्टम्स खांसी है तो खांसी बढ़ रही है, घट रही है, ये खांसी का भी आपको कॉलम लेना है। और एक कॉलम आपको सांस फूलना, हो सकता है स्टार्टिंग में सांस नहीं फूले, लेकिन इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर सांस फूल रही है तो उसमें आप राइट का टिक कर दीजिए। और सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों सांस फूलना और होठों का नीला पड़ना। इस तरह से होठ नीला, जो आपकी जो होठ है ये चारों तरफ साइनोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है अगर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप मॉनिटर करना है। अगर आपको ये दिक्कत लगती है, महसूस कर लगते हैं, तो फिर आप जो कंट्रोल रूम है वहाँ ज़रूर बताइए, डॉक्टर्स को अपने ज़रूर बताइए। और हो सकता है कि आपको बेड की आवश्यकता पड़ जाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो कॉलम है ये आपका टेम्परेचर का है, कि आपका टेम्परेचर कितना है सुबह का, शाम का। और ये जो दूसरी लहर चल रही है इसमें आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर दोस्तों इसमें कंटिन्यू लगभग 7-8 दिन तक टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, 102, 103 तक टेम्परेचर जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को तत्काल सूचित करें। इसी तरह से ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका दोस्तों अगर 94 से नीचे जा रहा है, 94 ऑक्सीजन परसेंटेज जो होती है उससे नीचे जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। अगर ये 95 से ऊपर है, 95 है, 97, 98, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल सुबह शाम की मॉनिटरिंग इसमें, रीडिंग इसमें बढ़ते रहें। BP कोई इशू इतना नहीं है। BP अगर लेकिन 150 से ऊपर जा रहा है तो आपको बताने की ज़रूरत है। पल्स रेट आपका हो सकता है 99, 98 आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पल्स रेट आपका 110 से ऊपर जाए या 105 से ऊपर जा रहा है तो एक बार बताने की ज़रूरत है पल्स रेट। खांसी, सूखी खांसी अगर है या बलगम आ रहा है तो वो आप नोट कीजिए खांसी किस तरह का, एक्सपेक्टोरेशन उसमें बलगम आ रहा है। और सांस फूलना, अगर सांस आपकी फूल रही है, सांस अगर लगभग आपकी सांस फूलती जा रही है, सांस का फूलना बढ़ रहा है, सांस लेते में बेचैनी घबराहट हो रही है, तो आपको डॉक्टर को बताने की जरूरत है। तो दोस्तों
ये मैंने आपको एक चार्ट पूरा बता दिया है किस तरह से आपको चार्ट ये मैनेज करना है। आप और देख लीजिए सिम्टम्स को, क्या क्या सिम्टम्स आपको लिखने हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी बताई हैं। इसमें जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से होम आइसोलेशन में डॉक्टर साहब आपको पूरी किट देंगे दवाइयों की, या आप अपने स्वयं से खरीद सकते हैं, जिसमें कि एक एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन भी रिकमेंड हो रही है, डॉक्सीसाइक्लिन भी रिकमेंड हो रही है। तो एलोपैथिक या आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट है वो तो आपको लेना ही लेना है। और अगर आप चाहते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो होम्योपैथिक के लिए ऑलरेडी मैंने कुछ दवाएँ बताई हैं जो आपके खांसी या फीवर को कंट्रोल कर सकती हैं, इम्यूनिटी को आपको बढ़ा सकती हैं। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और अचानक से दिक्कत होने लगे तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को सूचना दीजिए। सूचना देना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय रहते आपके हॉस्पिटलाइज अगर होना है, एडमिट होना है, तो समय रहते बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्राइवेट पे जाना चाहें तो वहाँ पर जहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। आपके शहर के आसपास नज़दीकी जो भी अच्छे लेवल 2 या लेवल 3 लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर आप रेडी रखिए। जब भी अगर लगता है कि दिक्कत है वहाँ पर बेड की, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी देखिए। बेहतर रहेगा दोस्तों अपने को सतर्क रखें और आप कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से नियमों का पालन करें। साथ ही साथ आपके जो घर के सदस्य हैं वो भी आपके क्वारंटाइन में रहने चाहिए। और दोस्तों आपके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप अगर होम आइसोलेशन में हैं तो आप थोड़ा सा सावधानी रखें, धैर्य भी रखें, और हम आशा करते हैं आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों।